हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सभी। तो हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, बल तथा गति के नियम। इसका पहला पार्ट हमने देखा है। तो जिन बच्चों ने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लीजिए। और आज जो है हम उसके आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देख लेते हैं कि इस पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये लिस्ट आपके सामने है। तो चलिए अब हम उसके आगे शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक इनर्शिया यानी जड़त्व। हमने न्यूटन के गति का पहला नियम पढ़ा था। उसमें हमने ये देखा था कि अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है या कोई स्थिर अवस्था में है तो अपनी उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर हम कोई बाहरी असमान बल ना लगा दें। तो ये जो वस्तु का गुण होता है उसको हम जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व। क्योंकि न्यूटन का गति का नियम, पहला नियम जड़त्व पर आधारित है, इसीलिए हम उस पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ठीक है, आपको जड़त्व समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। मान लीजिए आपको एक खाली बक्सा दे दिया और उसे आपको आगे जमीन पे धकेलना है। तो आप बड़ी ही आसानी से उसे आगे धकेल देंगे। उसी तरह मैंने अगर आपको एक पुस्तकों से भरा हुआ बक्सा दे दिया और उसे अगर आपको आगे धकेलना है तो देखिए आपको कितना जोर आएगा, जैसे कि यहाँ पे इस व्यक्ति को आ रहा है। तो यहाँ से जड़त्व के बारे में दो महत्वपूर्ण बातें हमें पता चलती है कि अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा तो जड़त्व भी ज्यादा होगा। और किसी भी वस्तु की जड़ता को हम उसके द्रव्यमान से माप सकते हैं। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक टेबल पे एक पुस्तक रखी है और आपको उसे बल लगा करके आगे सरकाना है। तो देखिए आप कितनी आसानी से उसे आगे सरका देंगे। ठीक है। और उसी तरह अगर आपको कहा जाए कि एक दीवार को आगे सरकाना है तो देखिए आपको कितना जोर आएगा। आप क्या आप उसे आसानी से सरका पाएंगे दीवार को? नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वस्तु की जड़ता उसके द्रव्यमान से निर्धारित होती है। अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा तो उस वस्तु की जड़ता ज्यादा होगी और उसकी अवस्था या तो स्थिर या गतिशील अवस्था को परिवर्तन करने के लिए हमें उतने ही अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो उम्मीद है आपको जड़ता का ये नियम तो उम्मीद है आपको जड़त्व का ये नियम समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम संवेग के बारे में पढ़ते हैं। संवेग को समझने से पहले हम एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपकी तरफ आपका कोई दोस्त साइकिल चलाते हुए आपकी तरफ बढ़ रहा है और अगर आपको उसको रोकना है तो आप कितना बल लगाएंगे कि वो व्यक्ति आपका दोस्त रुक जाए। तो ये निर्भर करेगा कि आपके दोस्त का साइकिल सहित द्रव्यमान कितना है और वो कितनी तेजी से आपकी तरफ बढ़ रहा है। मान लीजिए अगर आपका दोस्त मतलब हल्का है वजन में और बहुत धीरे आपकी तरफ बढ़ रहा है तो आप कम बल लगाएंगे उसको रोकने के लिए। और अगर मान लीजिए आपका दोस्त थोड़ा सा हेल्दी है और उसका द्रव्यमान ज्यादा है और वो बहुत तेजी से आपकी तरफ बढ़ रहा है तो आपको उसे रोकने के लिए बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं कि किसी वस्तु को रोकने या स्थानांतरित करने के लिए जो आवश्यक बल है वो उसके द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करता है। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर न्यूटन ने संवेग को परिभाषित किया। अब मैं अगर संवेग की परिभाषा बताना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही उस वस्तु का संवेग कहलाता है। ठीक है। और अगर मैं कहूं कि संवेग का चिन्ह क्या होता है तो हम इसे इंग्लिश के अल्फाबेट पी से डिनोट करते हैं। और अगर मैं फॉर्मूला बोलूं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है तो इसका फॉर्मूला होता है पी बराबर एम गुणा वी। एम यानी द्रव्यमान और वी यानी वेग। और अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट अगर आपको कहूं कि ऐसा यूनिट क्या होती है तो आप बता सकते हैं बड़ी आसानी से। हमें पता है कि द्रव्यमान की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम। द्रव्यमान की ऐसा यूनिट किलोग्राम और वेग की यूनिट ऐसा यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड। यानी कि संवेग की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने संवेग के बारे में समझ लिया। अब हम संवेग के आधार पर न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को समझने का प्रयास करते हैं। तो न्यूटन का गति का द्वितीय नियम कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर
उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। इसे समझते हैं अपन। हमने उदाहरण देखा था कि एक वो साइकिल पे आपका मित्र आपकी तरफ बढ़ रहा था। तो आपने देखा कि आपको कितना बल लगाना पड़ रहा है, ये किस पे निर्भर कर रहा था कि उसका संवेग क्या है। संवेग यानी कि द्रव्यमान गुणा वेग। उस व्यक्ति का संवेग क्या है और संवेग में परिवर्तन की दर कितनी है। जितना संवेग में परिवर्तन की दर होगी आपको उतना ही अधिक बल लगाना पड़ेगा। या फिर मैं ऐसे कहूं कि उस जो आपका मित्र था जो साइकिल से आपकी तरफ बढ़ रहा था उसको रोकने के लिए कितना अधिक बल लगाना पड़ेगा, ये निर्भर करेगा कि संवेग में परिवर्तन की दर कितनी है। यानी कि बल जो है संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये हमें न्यूटन का गति का द्वितीय नियम ये कहता है। ठीक है, उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। चलिए, अब इस गति के द्वितीय नियम को हम मैथमेटिकल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, अब मान लीजिए एक कोई बक्सा है जिसका द्रव्यमान m है। शुरुआत में मान लीजिए उसे हमें आगे सरकाना है और उसका वेग हमें दे रखा है u। हमने बक्से पे F बल लगाया, F बल लगा करके उसे आगे सरकाया। तो ये समान त्वरण से आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि t समय के बाद उसका वेग हो जाता है v। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। हमने देखा कि प्रारंभिक संवेग क्या था उस बक्से का। उस बक्से का प्रारंभिक संवेग था एम यू, क्योंकि एम उसका द्रव्यमान और यू उसका वेग था। और टी समय के बाद उसका संवेग क्या हो गया, एम वी। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि संवेग में परिवर्तन क्या हुआ तो पी टू माइनस पी वन होगा। पी टू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पी टू है एम वी माइनस पी वन क्या है, एम यू। ठीक है, मैं अगर m कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, m ब्रैकेट v माइनस यू। ये क्या हो गया हमारा संवेग में परिवर्तन। अब मैं आपसे बोलूं कि संवेग में परिवर्तन की दर क्या होगी। संवेग में परिवर्तन की दर यानी कि हमें संवेग में परिवर्तन बताना है समय के सापेक्ष में। तो संवेग में परिवर्तन हमने देखा क्या था, m v माइनस यू। इसको मैं लिख सकता हूं m v माइनस यू। और किसके सापेक्ष में, समय के सापेक्ष में। तो संवेग में परिवर्तन की दर ये हो जाएगी। ठीक है, अब चूंकि न्यूटन का गति का द्वितीय नियम कहता है कि लगाया गया बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती है, तो मैं कह सकता हूं कि लगाया गया बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती है। यानी कि F प्रोपोर्शनल टू m v माइनस यू बटा t। हमने ये पढ़ रखा है कि v माइनस यू बटा टी ये क्या होता है, ये होता है एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो इसे हम इस फॉर्मूले में रिप्लेस कर देंगे। तो विज्ञान में हम जानते हैं कि जब कभी इस तरह से कोई प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह आता है उसे हम अगर हटाते हैं तो हम एक स्थिरांक का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम स्थिरांक का इस्तेमाल करेंगे के। ठीक है, और यहाँ पे m लिख देंगे और v माइनस यू बाई टी हमने देखा ये क्या होता है, ये होता है त्वरण। तो यहाँ से क्या निकल के आया, F बराबर के एम ए। अगर मैं बोलूं कि k बराबर एक मान लिया जाए क्योंकि एक स्थिरांक है तो इसका मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे k एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे एक समानुपातिक स्थिरांक है। अगर मैं k का मान एक मान लूं तो f बराबर निकल के आएगा m गुणा a। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला। यानी कि F बराबर एम ए। एम यहाँ पे द्रव्यमान है और ए जो है त्वरण है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने फॉर्मूला देख लिया फोर्स का, बल का फॉर्मूला देख लिया m गुणा ए। अगर मैं ऐसा यूनिट बोलूं, ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो हमें पता है द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। यानी कि इसे मैं लिख सकता हूं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि बल का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में न्यूटन के गति का द्वितीय नियम कैसे कार्य करता है। एक उदाहरण से समझते हैं। चलिए पहले आप एक ये वीडियो देख लीजिए। हमने इस वीडियो में देखा कि रबड़ द्वारा तय की गई दूरी चॉक बॉक्स से अधिक है। ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए समझते हैं। हमने अभी जस्ट कुछ देर पहले पढ़ा कि F बराबर एम ए होता है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, F बटा एम इक्वल टू ए होता है। अब यहाँ पे हमने देखा कि F जो है, बल जो है, दोनों ही वस्तु पर समान लग रहा है। तो यानी कि द्रव्यमान जो है किसके व्युत्क्रमानुपाती है? एक्सीलरेशन के, त्वरण के। यानी कि अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा तो त्वरण कम होगा, और इसका उल्टा, अगर द्रव्यमान कम होगा तो त्वरण ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं चौक बॉक्स की बात करूं, ये हमारा चौक बॉक्स, इसका द्रव्यमान ज्यादा था, इसलिए ये त्वरित कम होगा। और अगर मैं ये रबड़ की बात करूं तो इसका द्रव्यमान कम था, इसलिए ये त्वरित ज्यादा होगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया के बारे में। बहुत ही सिंपल सा उदाहरण समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने अपने गांव में या कहीं पे भी नाव तो देखी होगी। हम कैसे चप्पू से नाव चलाते हैं। तो जब हम चप्पू से नाव चलाते हैं तो पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं, और बदले में हमारी नाव आगे बढ़ती है। तो ये जो हम चप्पू से पानी को पीछे धकेल रहे हैं, ये क्या हो गई? ये हो गई क्रिया। और प्रतिक्रिया में हमारी नाव आगे बढ़ रही है। तो ये बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको समझाया कि क्रिया प्रतिक्रिया क्या होती है। अच्छा, ये मैंने क्यों समझाया? क्योंकि इस क्रिया और प्रतिक्रिया के आधार पर मैं आपको न्यूटन का गति का तीसरा नियम, तृतीय नियम समझाने वाला हूं। ठीक है, तो चलो उसको समझते हैं। न्यूटन का गति का तृतीय नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जैसा कि अभी आपको मैंने उदाहरण में समझाया। और ये जो दोनों बल हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया जो बल हैं, परिमाण में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। अभी देखिए यहाँ पे आगे, देखो यहाँ पे पीछे क्या हो रही थी? यहाँ पे पीछे हो रही है क्रिया, ठीक है, और आगे प्रतिक्रिया। आप थोड़ा सा राइटिंग को इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, तो पीछे क्रिया हो रही है जो हम चप्पू से पानी की तरफ कर रहे हैं, और बदले में आगे प्रतिक्रिया हो रही है। तो ये दोनों बल क्या है? पहली बात, विपरीत दिशा में लग रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात, क्रिया हम पानी पे लगा रहे हैं, क्रिया पानी पे हो रही है, और प्रतिक्रिया किस पे हो रही है? ये नाव पे हो रही है। यानी कि मैं आपको कह सकता हूं कि ये जो दोनों बल हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया बल, सदैव समान लेकिन विपरीत दिशा में होते हैं। और दूसरी बात, क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा विभिन्न वस्तुओं पे कार्य करते हैं, जैसे कि पानी और नाव पे ये कार्य कर रहे थे। तो उम्मीद है आपको न्यूटन का गति का तीसरा नियम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि बंदूक चलाने से शूटर के कंधे पर झटका क्यों लगता है? आपने देखा होगा जब शूटर बंदूक चलाता है तो उसके कंधे पे झटका लगता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? सोचिए। नहीं समझ आया? मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए क्या होता है। जब बंदूक चलाई जाती है तो बंदूक से गोली पर एक क्रिया होती है। कहाँ होती है वो? आगे की तरफ। गोली पर बल लगता है आगे की तरफ। और न्यूटन का गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, जो कि समान होती है और किसी दूसरे वस्तु पे होती है। क्रिया हो रही थी गोली पे, प्रतिक्रिया किस पे होगी? बंदूक पे। और कहाँ होगी? विपरीत दिशा में।
और ये बंदूक कहाँ रखी, कंधे के यहाँ, इसलिए यहाँ पे विपरीत दिशा में कंधे पे एक प्रतिक्रिया बल लग रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि शूटर के कंधे पे झटका लग रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अब हम एक और उदाहरण देखते हैं कि चलने की प्रक्रिया कैसे होती है। ठीक है, इसे समझते हैं। हम देखते हैं कि जब हम चलते हैं तो हम जमीन पर पीछे की तरफ क्रिया करते हैं, पीछे की तरफ हम बल लगाते हैं, बदले में जमीन से हमारे ऊपर आगे की तरफ बल लगता है और हम आगे बढ़ते हैं, और हम इस प्रकार से आगे चल पाते हैं। तो यहाँ पे क्रिया क्रिया और प्रतिक्रिया बल काम कर रहे हैं। तो ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम के आधार पर हम कह सकते हैं कि चलने की प्रक्रिया भी होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट समझ लिए, और उम्मीद है आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। तो यहीं तक चलिए, ओके, टाटा, बाय बाय और जय हिंद।